हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओरेम्स थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में थ्योरी को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द थ्योरिस्ट। हर फुल नेम इज़ डोरोथिया एलिजाबेथ ओरेम। डोरोथिया का जन्म 1914 में बाल्टीमोर यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और उनकी डेथ 2007 में हुई थी। उन्होंने अपना नर्सिंग डिप्लोमा प्रोविडेंस हॉस्पिटल वॉशिंगटन डीसी में 1934 में कंप्लीट किया था। 1939 में उन्होंने अपना बीएससी नर्सिंग और मास्टर ऑफ नर्सिंग कंप्लीट किया था। बाद में 1945 में उन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी। डोरोथिया ओरेम सिर्फ थ्योरिस्ट ही नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल नर्स भी थी। उन्होंने काम किया था ऑपरेटिंग रूम्स में, पीडियाट्रिक्स में एंड अडल्ट मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स में। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग भी की थी और इमरजेंसी रूम में सुपरवाइज़र के रूप में भी काम किया था। उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ाया और बाद में डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग के पोस्ट पर भी काम किया। उन्होंने मल्टीपल ऑनरी डिग्रीज़ भी मिली थी जो उन्हें नर्सिंग फील्ड के कंट्रीब्यूशन को शो करता है। थ्योरी डेवलपमेंट डोरोथिया ओरेम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट। उनका ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1959 में पब्लिश हुआ था और 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिस। इस बुक के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशंस भी पब्लिश हुए थे जो 1980 से 2001 तक आते रहे। ये सब शो करता है कि ओरेम ने अपनी थ्योरी को कंटिन्यूसली डेवलप और इम्प्रूव किया। अब जब हमने डोरोथिया ओरेम के बैकग्राउंड को समझ लिया है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे व्हाट इज़ सेल्फ केयर। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि उन्हें कितने अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्राप्त हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं डोरोथिया ओरेम के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। डोरोथिया ओरेम को नर्सिंग फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, जिनमें से पहला है 1980 में उन्हें कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका एलुमनी अचीवमेंट अवार्ड मिला जो उनके नर्सिंग थ्योरी के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। 1991 में उन्हें लिंडा रिचर्ड अवार्ड मिला। ये अवार्ड नर्सिंग एजुकेशन में और लीडरशिप के लिए होता है। उसके बाद उन्हें लिविंग लेजेंड अवार्ड भी मिला। 1992 में उन्हें ऑनरी फेलो ऑफ द अमेरिका अकेडमी ऑफ नर्सिंग बनाया गया जो नर्सिंग प्रोफेशन का हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। उन्हें एक्सपीरियंस के बारे में डोरोथिया ओरेम ने नर्सिंग के ऑलमोस्ट हर लेवल पर काम किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्लिनिकल प्लस टीचिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों एरियाज़ में काम किया। इसी वजह से उनकी थ्योरी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस थ्योरी का मेन फोकस है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल अपनी हेल्थ और डेली नीड्स को खुद से पूरी करता है। डोरोथिया ओरेम के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल में सेल्फ केयर की कैपेसिटी होती है। जब ये कैपेसिटी कम हो जाती है तो वहाँ नर्सिंग की नीड होती है। इस सिचुएशन को कहते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट। नर्स का रोल होता है पेशेंट को सेल्फ केयर के लिए एनकरेज करना। इस थ्योरी का गोल है पेशेंट को डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाना। एम्स ऑफ ओरेम्स थ्योरी। अब बात करते हैं एम ऑफ ओरेम थ्योरी की। थ्योरी का मेन एम है पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटी को मेंटेन करना ताकि पेशेंट अपनी हेल्थ को खुद मैनेज कर सके और वो फ्यूचर में अपना ध्यान खुद रख सके। डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी डोरोथिया ओरेम ने अपनी नर्सिंग मॉडल 1959 से 2000 के बीच में डेवलप किया। इस मॉडल को हम सेल्फ केयर मॉडल ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। ये थ्योरी स्पेशली यूज़ होती है रिहेबिलिटेशन सेटिंग्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर में, जहाँ पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो सके।
अब आते हैं ओरम जनरल थ्योरी पे। ओरम की जनरल थ्योरी 3 थ्योरीज से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, सेकंड इज थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। एक एक करके हम तीनों को डीपली पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर इस पार्ट में ओरम बताती हैं कि हर इंडिविजुअल में अपनी केयर करने की कैपेसिटी होती है, यानी लोग अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट इस पार्ट में बताया गया है कि नर्सिंग की नीड कब होती है, जब सेल्फ केयर नीड ज़्यादा हो और सेल्फ केयर एबिलिटी कम हो, तो उस गैप को कहते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट। यही नर्सेस का रोल भी स्टार्ट होता है। थर्ड इज़ थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। इस पार्ट में बताया जाता है कि नर्सेस पेशेंट की हेल्प कैसे करेंगी, मतलब नर्स डिसाइड करेंगी कंप्लीट केयर देनी है या पार्शियल केयर देनी है या सिर्फ एजुकेशन और सपोर्ट देना है। ये सिस्टम पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर की। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर के 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वन बाय वन हम ईच एंड एवरी को डील करेंगे। फर्स्ट इज सेल्फ केयर। नाउ व्हाट इज़ सेल्फ केयर? सेल्फ केयर का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक इंडिविजुअल खुद इनिशिएट करता है अपनी लाइफ, हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, खुद से खाना खाना, नहाना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, मेडिसिन्स लेना, प्रॉपर रेस्ट करना, एक्सरसाइज करना, इसे कहते हैं अपना ध्यान खुद रखना, इसे कहते हैं सेल्फ केयर। सेकेंड इज सेल्फ केयर एजेंसी। नाउ व्हाट इज सेल्फ केयर एजेंसी? यहाँ पर एजेंसी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल की एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। इसमें भी 2 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। एक तो होता है सेल्फ केयर एजेंट, यानी वो पर्सन जो अपनी केयर खुद करता है। फॉर एग्जांपल, एक अडल्ट जो खुद खाना खाता है, मेडिसिन लेता है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट केयर एजेंट। फॉर एग्जांपल, वो पर्सन जो दूसरों को केयर प्रोवाइड करता है, जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, या कोई केयर गिवर या पेरेंट। मतलब अगर पेशेंट खुद केयर नहीं कर पा रहा है तो कोई और पर्सन डिपेंड केयर एजेंट बन जाता है। अब आता है सेल्फ केयर रिक्विसाइट, यानी सेल्फ केयर करने के रीजंस। ये बताते हैं कि सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है। सेल्फ केयर रिक्विसाइट के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल। ये वो नीड्स होती है जो हर इंडिविजुअल में कॉमन होती है। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, फूड, एलिमिनेशन, रेस्ट एंड स्लीप, एक्टिविटी और एक्सरसाइज। ये नीड्स सबके लिए सेम होती है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट सेल्फ केयर रिक्विसाइट। ये नीड्स ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, प्यूबर्टी के टाइम बॉडी चेंजेस को एडजस्ट करना, न्यू जॉब के स्ट्रेस को मैनेज करना, प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस एक्सेप्ट करना, यानी लाइफ के हर स्टेज पर कुछ स्पेशल नीड्स होती है। थर्ड इज़ हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विसाइट। ये नीड्स इलनेस, इंजरी या ट्रीटमेंट के टाइम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद क्रचेस से चलना सीखना, डायबिटीज़ पेशेंट का इंसुलिन लेना सीखना, सर्जरी के बाद वुंड केयर करना, ये नीड्स नॉर्मल से एक्स्ट्रा डिमांड करती है। फोर्थ, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, इसका मतलब होता है टोटल केयर मेजर्स जो स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन में सेल्फ केयर रिक्विसाइट को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सिंपल वर्ड्स में कितनी केयर चाहिए, कितना टाइम के लिए चाहिए। तक हमने जो पढ़ा वो सेल्फ केयर थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर में आ रही थी। जैसे कि ओरम जनरल थ्योरी हमने पढ़ी, उसमें 3 थ्योरीज़ है। फर्स्ट क्या था? थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। तो हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े थे चारों, ये थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर में आ रही थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि सेकंड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब सेल्फ केयर डिमांड ज़्यादा हो और सेल्फ केयर एजेंसी कम हो, एजेंसी का मतलब समझ में आया ना? एजेंसी का मतलब होता है वो इंडिविजुअल जो केयर कर रहा है, जो केयर प्रोवाइडर है ना? तो जो गैप बनाता है उसे कहते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट। इस सिचुएशन में नर्सिंग की नीड होती है। एग्जांपल, अडल्ट पेशेंट जो इलनेस की वजह से खुद केयर नहीं कर पा रहा है, चाइल्ड पेशेंट जिसमें पेरेंट डिपेंडेंट केयर एजेंट होता है। नर्स का रोल होता है इस डेफिसिट को आइडेंटिफाई करना और पेशेंट को एप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करना। ये ओरम सेल्फ केयर थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है।
अभी इसी फ्रेमवर्क को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ केयर कर पा रहा है तो वो अपना सेल्फ केयर एजेंसी खुद है और उससे वो अपनी सेल्फ केयर डिमांड्स को पूरी कर सकता है। लेकिन जब सेल्फ केयर में कमी आए यानी डेफिसिट आए, तब नर्सिंग एजेंसी बीच में आएंगी और वो उनकी सेल्फ केयर एजेंसी बनेगी। उसके बाद सेल्फ केयर डिमांड पूरी होगी पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग। नाउ दिस इज़ द थर्ड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। सो व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम? पहले हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, देन सेकंड इज़ थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, देन थर्ड इज़ थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि जब पेशेंट अपनी खुद की सेल्फ केयर करने में असमर्थ होता है तो उसी को हम कहते हैं गैप बिटवीन सेल्फ केयर एजेंसी। उसी टाइम जो नर्सिंग रिक्वायर होती है पेशेंट के लिए, पेशेंट की हेल्थ नीड्स को पूरी करने के लिए, उसी को हम कहते हैं थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। तो थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम ये कहना चाहते हैं कि जब पेशेंट सेल्फ केयर करने में असमर्थ हो और उस टाइम नर्सिंग केयर की उसको जो ज़रूरत है उसकी केयर की डिमांड को पूरी करने के लिए, उसी को हम थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग सिस्टम। तो नर्सिंग सिस्टम जो अभी हमने समझा था उसी को 3 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ होली कंपनसेटरी सिस्टम, सेकंड इज़ पार्टली कंपनसेटरी सिस्टम एंड थर्ड इज़ सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। होली कंपनसेटरी सिस्टम में नर्स पूरा काम करती हैं क्योंकि पेशेंट बिल्कुल हेल्पलेस होता है। फॉर एग्जांपल कोमा में, बेड रिडन पेशेंट या बेबी। अगर कोई बेबी है तो वो भी तो पूरी तरीके से डिपेंड होगा नर्स के ऊपर। देन सेकंड इज़ पार्टली कंपनसेटरी। पार्टली कंपनसेटरी में क्या होता है कि पेशेंट अपना काम थोड़ा बहुत तो कर सकता है लेकिन नर्स उसकी कुछ हेल्प करेगी। और थर्ड होता है सपोर्टिव एजुकेटरी सिस्टम। इसमें पेशेंट खुद कर सकता है, उसके पास इतना नॉलेज होती है कि वो अपनी सेल्फ केयर खुद करे और सेल्फ केयर एजेंसी डेवलप होती है लॉन्ग टर्म बेस्ट सिस्टम। होली कंपनसेटरी सिस्टम में नर्स एक्शन करती है, पेशेंट की थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर को अकम्प्लीश करती है और पेशेंट की सेल्फ केयर में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है पेशेंट को और प्रोटेक्ट करती है। और इसमें पेशेंट का एक्शन लिमिटेड होता है। पार्टली कंपनसेटरी सिस्टम में क्या होता है, नर्स के एक्शंस परफॉर्म सम सेल्फ केयर लिमिटेशंस ऑफ पेशेंट, compensates for self care limitations for patient, assist patient, perform self care, some self care measures, regulate self care agencies। और इसमें पेशेंट भी कुछ एक्शंस करता है जो एरो के थ्रू बताया गया है। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में नर्स क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेट्स द एक्सरसाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ केयर एजेंसी। और इसमें पेशेंट भी कम्प्लीटली हिस्सा लेता है अपनी सेल्फ केयर को पूरी करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेजर अजम्पशंस की। अजम्पशंस का मतलब होता है वो बेसिक बातें जो थ्योरिस्ट मान कर चलती है। डोरोथिया ओरम ने कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस बताए हैं। पहला है कि ऑल पेशेंट विश टू केयर फॉर देमसेल्फ। ठीक है, मतलब हर पेशेंट चाहता है कि वो अपना ध्यान खुद रखे, कोई भी परमानेंटली डिपेंड रहना नहीं चाहता। ह्यूमन्स आर केपेबल एंड विलिंग टू इंगेज इन सेल्फ केयर। ठीक है, मतलब इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होती है अपनी केयर करने की और फैमिली के डिपेंड मेंबर्स की केयर करने की भी। फिर सेल्फ केयर इज़ अ लर्नड बिहेवियर। ओके, दैट मीन्स सेल्फ केयर कोई जन्म से नहीं आता, ये कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन से सीखा जाता है। नर्सिंग इज़ अ डेलिब्रेट हेल्पिंग एक्शन। नर्सिंग कोई रैंडम काम नहीं है, ये प्लान्ड और पर्पसफुल हेल्पिंग एक्शन है जो नर्स पेशेंट के बेनिफिट के लिए करती है। मेटा पैराडिग्म ऑफ ओरम्स थ्योरी। अब हम बात करते हैं मेटा पैराडिग्म ऑफ ओरम थ्योरी की। नर्सिंग के मेटा पैराडिग्म के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सन, सेकंड इज़ हेल्थ, थर्ड इज़ इन्वायरमेंट और फोर्थ इज़ नर्सिंग। तो पहले बात करते हैं पर्सन की। पर्सन, ओरम के अकॉर्डिंग पर्सन वो पेशेंट है जो नर्सिंग केयर रिसीव करता है। लर्निंग
और डेवलपमेंट की पोटेंशियल रखता है, अपने एक्सपीरियंसेस को समझ सकता है, डेलिब्रेट एक्शंस ले सकता है अपनी हेल्थ के लिए। सिंपल वर्ड्स में पर्सन एक थिंकिंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, हेल्थ। ओरम के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन का साउंडनेस और होलनेस, सिर्फ डिसीज़ एब्सेंस नहीं। इसमें शामिल होते हैं फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इंटरपर्सनल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ प्रमोशन, इलनेस का ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंशन। थर्ड इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल कंडीशंस, डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ पेशेंट की हेल्थ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अफेक्ट करती है वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग। ओरम के अकॉर्डिंग नर्सिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। नर्सिंग का काम होता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ओके, क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करना, नर्सिंग सिस्टम को डेवलप करना ताकि इंडिविजुअल्स या ग्रुप को हेल्प की जा सके। नर्स सिर्फ केयर नहीं करती, वो प्लानिंग, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग भी करती है। ओरम्स वर्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी। अब लास्ट पार्ट है ओरम्स वर्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी। ओरम की थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सेल्फ केयर डेफिसिट एंड नर्सिंग सिस्टम तीनों मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बनाते हैं। ये थ्योरी लॉजिकल थॉट प्रोसेस फॉलो करती है, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेटमेंट या तो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है या फिर कॉन्सेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप बताता है। इसलिए ओरम्स थ्योरी क्लियर, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मानी जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्रिटिक्स ऑफ ओरम्स थ्योरी। अब हर थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ लिमिटेशंस होती है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। सबसे पहली बात करते हैं ओरम के स्ट्रेंथ की। फर्स्टली प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बेस टू नर्सिंग प्रैक्टिस। ये थ्योरी नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट बेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइज व्हेन नर्सिंग इज़ नीडेड। थ्योरी क्लियरली बताती है कब नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, जब सेल्फ केयर डेफिसिट प्रेजेंट हो। थर्ड, इंक्लूड्स कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये थ्योरी नर्सिंग एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देती है, यानी नर्स को कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। फोर्थ इज सेल्फ केयर अप्रोच इज़ कंटेम्प्रेरी। मीन्स सेल्फ केयर अप्रोच आज के टाइम के हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल मैच करती है। नेक्स्ट, इंक्लूड्स मल्टी पर्सन यूनिट्स। ओरम ने सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिट नहीं रखा बल्कि फैमिली, ग्रुप लेवल केयर को भी इंक्लूड किया है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ओके, इसका मतलब है थ्योरी को सिंपल और क्लियर वे में प्रेजेंट किया गया है और इजी डायग्रामेटिक से समझाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस। हर थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। पहला है सिस्टम कॉन्सेप्ट लिमिटेशंस। अब ये सिस्टम कॉन्सेप्ट लिमिटेशंस क्या होती है? लाइक जनरल सिस्टम थ्योरी में सिस्टम को मल्टीपल इंटरैक्टिंग पार्ट्स के रूप में देखा जा सकता है, जबकि ओरम सिस्टम को एक सिंगल होल के रूप में डिफाइन करती है। और नेक्स्ट है इलनेस ओरिएंटेड। ये थ्योरी ज़्यादातर इलनेस फोकस्ड लगती है और वेलनेस सेटिंग में इसके यूज़ का क्लियर इंडिकेशन कम दिया गया है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओरम थ्योरी। ये है सबसे मेन पार्ट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। ओरम थ्योरी हमने समझ ली, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट इज असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल। इस स्टेप में नर्स ये डिसाइड करती है कि नर्सिंग केयर की नीड है या नहीं। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेट करती है, नर्सिंग डायग्नोसिस और गोल सेट करती है। अगला है प्लानिंग। इस फेज़ में नर्स नर्सिंग सिस्टम डिज़ाइन करती है, केयर डिलीवरी को प्रॉपर प्लान करती है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन।
इस स्टेप में नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट होती है, रिजल्ट्स इवैल्यूएट किए जाते हैं, नर्सिंग सिस्टम को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, ओरम नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन इन 6 एरियाज। ओके, स्टेप बाय स्टेप 6 एरियाज़ को पढ़ते हैं। नर्स डेटा कलेक्ट करती है 6 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में। पर्सन का हेल्थ स्टेटस, डॉक्टर का पर्सपेक्टिव अबाउट पेशेंट्स हेल्थ, पेशेंट का अपना व्यू अबाउट हिज और हर हेल्थ, पेशेंट के हेल्थ गोल्स, लाइफ हिस्ट्री एंड लाइफ स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में, पेशेंट की सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट्स एंड पेशेंट की सेल्फ केयर परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी। स्टेप 2, इस स्टेप में नर्स डिसाइड करती है होली और कंपेंसेटरी सिस्टम, पार्टली कंपेंसेटरी सिस्टम एंड सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम, और 2 काम करती है। पेशेंट की थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड को ऑर्गेनाइज करती है ताकि सेल्फ केयर डेफिसिट ओवरकम किया जा सके। स्टेप 3, अब नर्स पेशेंट या फैमिली को सेल्फ केयर में हेल्प करती है, हेल्थ रिलेटेड गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करती है, आउटकम्स इवैल्यूएट करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करती है। 4th स्टेप, लास्ट स्टेप में नर्सिंग एक्शंस नर्सिंग डायग्नोसिस की इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, मतलब रूट कॉज के हिसाब से केयर प्रोवाइड की जाती है। लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। This is the areas and priority according to Orum's theory of self-care deficit. Like जो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऊपर रखी गई है। एयर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वाटर, फूड, देन एलिमिनेशन, एक्टिविटी, रेस्ट, सॉलिट्यूड, इंटरेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स, प्रमोशन ऑफ नॉर्मलेसी, मेंटेन अ डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, प्रिवेंट और मैनेज द डेवलपमेंट थ्रेट्स। लाइक दिस जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट में रखा गया है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए सजेस्ट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।